Hello everyone and welcome back to Pharma E-Class. I am Anindya Goswami and we were discussing Unit 1 Chapter 4 that is Posology. तो in our previous lecture of Posology हमने discuss किया था about the basic definition of Posology. I have discussed that Posology is that particular subject which deals with the dose of the drug or the how much the medicinal compound is required for to show the distinctive pharmacological action, and particularly posology also deals with the different factors जो कि dose of a drug को affect करती है, and we were into that only. We were discussing the factors which affect the dose of a particular drug or maybe some drugs also. So इससे पहले के लेक्चर में हमने जो बेसिक फैक्टर्स है हमने कुछ फैक्टर डिस्कस कर लिया था, लाइक एज, लाइक जेंडर, लाइक the presence of different types of other some important factors like the environmental factors, the presence of some diseases or other factors like different types of the genetic modulations that we'll discuss today also. So basic factors जो थे उन factors के साथ साथ ये factors भी जो हैं that is आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये factors कुल मिला के which is an important part or important topic which calls as the factors affecting the dose of a drug. So इससे पहले हमने बाकी फैक्टर डिस्कस किए थे, बाद के फैक्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे. So we'll start with the psychological states. Yes, it is very very important factor. कई बार ये देखा गया है किसी भी इंसान के साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऐसे होते हैं कि उनको कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि ही और शी इज नीड ऑफ मेडिकेशन. हालांकि उनकी बॉडी में जब बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है पैथोलॉजिकल, तब ऐसा कुछ प्रेजेंस ऑफ ऐसे सर्टेन डिजीजेस नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी साइकोलॉजिकली एक ऐसा बना हुआ स्टेट ये बहुत ही कम परसेंट लोगों को हैं. तो उन लोगों को ये जो क्वेरी है, उन लोगों की जो मतलब इस टाइप की जो चीजें साइकोलॉजिकल स्टेट को मीट करने के लिए कुछ ऐसे मेडिकेशंस उनको दिए जाते हैं जस्ट टू सैटिस्फाई देयर साइकोलॉजिकल डिमांड कि आफ्टर टेकिंग अ पर्टिकुलर मेडिसिन he or she will be cured from a particular symptom. तो ऐसे जो पर्टिकुलर मेडिकेशन जो दिए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स को, उन मेडिकेशंस को बोला जाता है प्लेसिबो मेडिकेशंस. So placebo medications are administered to quite a few percent of people in the population in the entire world, maybe 1-2%, if no not less than more. तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे मेडिकेशंस दिए जाते हैं जिसके अंदर कोई मेडिसिनल कंपाउंड्स तो रहते नहीं हैं, लेकिन बॉडी को नुकसान करे ऐसे भी चीज नहीं है. तो बॉडी को जो थोड़ा बहुत बॉडी के न्यूट्रिशनल बैलेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करे, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन, ऐसी कुछ चीजें, तो वो सारी चीजें मतलब डिटरमाइन करके फिर उनको वो मेडिकेशन दिया जाता है. तो psychological state or psychological state of mind is an important factor which sometimes affect the dose of the particular drug. Next, pathological states or presence of diseases. So presence of diseases मतलब जो बॉडी के अंदर कोई डिजीज की प्रेजेंस है तो फिर उस हिसाब से अपने को ड्रग को डिटरमाइन करके उस हिसाब से ड्रग के डोज को कई बार हमको मॉडिफाई थोड़ा बहुत करना पड़ता है. पर्टिकुलरली इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम लिवर डिजीजेस और डिजीजेस ऑफ किडनी और डिजीजेस ऑफ सम गैस्ट्रिक जूस और एलिमेंट्री सिस्टम, तो कई बार देखा गया है कुछ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन, कुछ ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म और कुछ ड्रग्स के एक्सक्रीशन में बहुत फर्क पड़ रहा है. अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो मतलब यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ द ड्रग, यू नीड टू इंप्रूव द डोज, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्रॉपर गैस्ट्रिक HCl हो सकता है ड्रग्स इज गेटिंग डिग्रेडेड. फिर आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि हमको कौन सा कैटेगरी के ड्रग्स और कौन से टाइप ऑफ मेडिकेशन हमको देना पड़ेगा या कौन से उचित डोज में, ताकि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, बिकॉज एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है. जब तक ड्रग ब्लड में नहीं पहुंचेगा तो आपको डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिलेंगे. वैसे ही अगर आपकी लिवर फंक्शन ठीक नहीं हो तो बहुत सारे ड्रग की मेटाबॉलिज्म इज नॉट प्रॉपर, तो दैट्स व्हाई इट्स डोज शुड बी रेगुलेटेड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किडनी फंक्शंस इंपेयर्ड है जो कि ओल्ड एज पेशेंट्स की बहुत ही एक कॉमन बीमारी होती है जेरियाट्रिक पेशेंट्स के, तो अगर वैसा कुछ है प्रॉब्लम तो फिर ऐसा देखा गया है कि किडनी फंक्शंस अगर इंपेयर्ड है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज आल्सो वेरी लोअर्ड. तो देयर इज अ टेंडेंसी
कि जो अनयूज पोर्शन ऑफ द ड्रग है, जो कि बॉडी से बाहर चले जाना चाहिए, जो कि आपकी बॉडी को पॉल्यूट कर सकता है, वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेटेड होता जाता है। तो वैसा अगर होगा तो देयर विल बी टेंडेंसीज ऑफ एक्यूमुलेशन, तो वो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इन दैट प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर डिजीज, एंड दैट्स व्हाई आपने प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर में देखा होगा स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर स्पेसिफिक पेशेंट्स व्हिच इज द नीड ऑफ द आवर, और इसीलिए कोई भी एक पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन सारे पेशेंट्स के लिए एक जैसा नहीं होता, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज स्टेट्स। सो दिस इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। व्हेन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मोर देन द रेट ऑफ एलिमिनेशन, जब कोई मटेरियल बॉडी में जा रहा है जो कि फॉरेन मटेरियल है, जो कि हम मेडिसिनल कंपाउंड्स है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोल रहे हैं, अगर उनकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रॉपर, वी शुड डेफिनेटली इट शुड हैव अ गुड बायोअवेलेबिलिटी, दैट इज उस ड्रग की ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंस प्रॉपरली होना चाहिए, ताकि बॉडी में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो और डिजायर जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जिस पर्पज से उसको लिया गया है, वो ठीक से हो। लेकिन अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज मोर इन कंपेयर टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन, तो देयर इज अ टेंडेंसी कि बॉडी में जो अनयूज पोर्शन है, या जो जिन पर्टिकुलर चीजों की हमको जरूरत नहीं है उस ड्रग कंपाउंड का, वो भी आपकी बॉडी में इकट्ठी हो गया, तो दैट कैन बी एज गुड एज अ टॉक्सिन। तो ऐसी चीजें जब होती रहती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन। कई बार ये देखा गया है आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर मेडिकेशन, एक ही मेडिकेशन बहुत लंबे समय तक कोई पेशेंट को अगर दिया जा रहा है, तो फिर देयर हैज बीन इंसिडेंसेस ऑफ एक्यूमुलेशन। सो एक्यूमुलेशन फैक्टर को देखते हुए फिर ड्रग की डोज को रीशेड्यूल करना पड़ता है, या ड्रग की जो मात्रा है उसको भी हमको थोड़ा बहुत रीशेड्यूल करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन पे एक पूरा टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग फार्माकोलॉजी में डिस्कस करोगे ड्रग इंटरेक्शन। तो बेसिकली जो बॉडी है, ड्रग इंटरेक्शन इज बीइंग, आपको समझाने के लिए हम उसको देखते हैं कि हम दो ड्रग जनरली हम लेते हैं, उसके बारे में। जब एक ड्रग है तो फिर एक ड्रग का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, जब दो ड्रग साइमल्टेनियसली दिया जाता है तो फिर इंटरेक्शन की बात आती है ना। तो सपोज ड्रग ए और हम ले रहे ड्रग बी, ये दो ड्रग हम ले रहे हैं, और ड्रग ए की जो इफेक्ट है, मतलब उसकी जो पर्टिकुलर इफेक्ट जिस कारण से आप दे रहे हो बॉडी में, उस इफेक्ट को बोला जाता है इफेक्ट ए, और ड्रग बी की जो इफेक्ट उसको बोला जाता है इफेक्ट बी। अब सवाल ये है कि मतलब हम इस ड्रग को एक साथ दे सकते हैं क्या? एक साथ मतलब इन कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज नॉट प्रॉपर, कॉम्बिनेशन हमेशा हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स है, एंड डिपेंड करता है ड्रग की इफेक्ट कैसे आ रहा है। तो इफेक्ट ए बी मतलब व्हेन यू आर गिविंग इन अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, इफेक्ट ए बी इज प्रॉपर, और इफेक्ट ए बी मतलब आप एक कॉम्बिनेशन में दे सकते हो ड्रग को, जब इफेक्ट ए बी इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी। मतलब आपने दो ड्रग एक साथ दिया और दोनों ड्रग की इफेक्ट बराबर आ रहा है, बल्कि दोनों ड्रग की कॉम्बाइन इफेक्ट होके ए बी आया है। तो ऐसे फिनोमेनन को बोला जा रहा है एडिटिव इफेक्ट, which is very very important. Like for example, for the case of drug aspirin and paracetamol, we can see additive effect. There are multiple formulations in the market जिसमें एस्पिरिन पैरासिटामोल को एक साथ दिया गया है, क्योंकि अगर आपने एक साथ दिया तो फिर दोनों ड्रग की इफेक्ट बराबर से आपको आएंगे, और दोनों ड्रग की नीड शायद आपकी बॉडी को है, ठीक है। नेक्स्ट हम टू इफेक्ट ए बी। अगेन अगर हम एक ड्रग दे रहे हैं, जब इफेक्ट ए बी जो है उस जब आप कॉम्बिनेशन में दे रहे हो, ऐसा देखा जा रहा है उनका जो इफेक्ट है वो ज्यादा बड़ी है, दैट इज दिस इज ग्रेटर देन साइन ग्रेटर देन इफेक्ट ए प्लस इफेक्ट बी। मतलब जब आपने अलग से दिया था, अलग से अपने ड्रग ए खाए थे और अलग से अपने ड्रग बी खाया था, उसकी वजह अगर हम ड्रग ए बी को एक साथ दे देंगे एक ही कॉम्बिनेशन में, अगर उसकी इफेक्ट बढ़ती है, मतलब इंप्रूव्ड इफेक्ट हमको मिलती है, दैट पर्टिकुलर इज हेल्पफुल फॉर अस फॉर योर बॉडी, एंड दैट पर्टिकुलर इफेक्ट इज कॉल्ड एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अच्छा है, लाइक फॉर एग्जांपल सल्फामिथाक्सोजोल या फिर और प्लस आपका ट्राइमिथोप्रिम, ये दोनों ड्रग की कॉम्बिनेशन में अगर हम देते हैं तो दे शो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, तो दे कैन मेक अ सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इफेक्ट ए बी ग्रेटर देन इफेक्ट ए प्लस इफेक्ट बी।
तो यहां तक ठीक है। लेकिन थर्ड जो इफेक्ट आप देखिए, दैट इज इफेक्ट ए भी अगर साथ में आप दे रहे हो तो उसका इफेक्ट लो होता जा रहा है, लेस देन इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी। दोनों ड्रग अलग अलग दिया गया है और तब ठीक था। जब ड्रग को एक साथ एक कॉम्बिनेशन में दिया गया है तब उसकी इफेक्ट अगर हमको कम मिल रहा है, लो मिल रहा है, देन पर्टिकुलर इफेक्ट इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक effect which should be avoided in a particular combination, like for example in case of histamine and adrenaline, दोनों की opposing drug है, दो की बिल्कुल opposite drug है, तो ऐसे ड्रग अगर हम साथ में देंगे तो there can be tendencies of drug interaction, drug interaction। एक और पॉइंट आता है इसमें ड्रग फूड इंटरेक्शन, जो कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये भी अपने को देखना पड़ता है कि सिर्फ हमको एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ही नहीं, वो तो ड्रग इंटरेक्शन हुआ। कुछ ऐसा होता है कि प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फूड फैक्टर, जो कि हमने पिछले फैक्टर्स में डिस्कस किया था, लाइक प्रेजेंस ऑफ फूड मैटर्स इन योर स्टोमक। कई बार ये होता है कि क्योंकि पर्टिकुलर फूड मैटर का कुछ ना कुछ केमिकल, कुछ कंटेंट उसका है, कुछ केमिकल कंपाउंड उसमें मुख्य रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन मिल्क विच यू आर टेकिंग, मिल्क में कैल्शियम इज द मेन पॉइंट। सो कैल्शियम के साथ अगर आपने कुछ मेडिकेशन दिया तो फिर ये देखा गया कि कैल्शियम के साथ उसका एक कॉम्प्लेक्सेशन बन गया और वो मेडिसिन एक कॉम्प्लेक्स बन गया और उससे ड्रग रिलीज इज बीइंग डिलेड। पर्टिकुलर एग्जांपल लाइक टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन और मिल्क कभी भी साथ में एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। सो ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग फूड इंटरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि इनकॉम्पेटिबिलिटी का रिजल्ट हो सकता है, कारण हो सकती है। तो फिर उसको ध्यान में रखने के बाद ही अपने को डोज को उस हिसाब से हम कॉम्बिनेशन डोज में देंगे, दैट इज कॉम्बाइंड डोज में देंगे, या हमको सिंगल डोज में देना है, वो आपको डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन द additive effect of the drugs, both the drugs or the synergistic effect। And if there we can see that is antagonistic effect, then we should not combine those particular two medication to avoid the drug interaction। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आइडियोसिंक्रेसी। कई बुक में इसको एलर्जिक और एलर्जी बोल के भी आपको मिलेंगे। इन आइडियोसिंक्रेसी इज एक्चुअली सम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस जो कि एन अनडिजर्व्ड रिएक्शन के रूप में कई बार देखा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल रैश आना या एलर्जी निकलना, तो ये जो ऐसे कुछ रिएक्शन से ऑन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग, दैट इज नोन एज योर आइडियोसिंक्रेसी। तो आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस अगर होते हैं तो फिर अपने को उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन, और ऐसे केसेस अगर होते हैं तो फिर एलर्जिक जो वार्निंग है वैसा आपको लेबल में लिखना पड़ेगा। प्लस ऐसा भी आपको लिखना पड़ेगा कि यू हैव टू डिस्कार्ड द यूज इफ दिस रिएक्शन परसिस्ट। बिकॉज पेशेंट को इस टाइप के जब रिएक्शंस होते हैं, एलर्जी के इस टाइप के जो कंडीशंस होते हैं, तो पेशेंट को हेवी डिस्कम्फर्ट होता है। तो वी कैन नॉट गो ऑन, द पेशेंट कैन नॉट गो ऑन टेकिंग दोस मेडिकेशंस एंड दे शुड अलाउ दैट डिस्कम्फर्ट टू हैपन। तो आइडियोसिंक्रेसी मींस दैट पर्टिकुलर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन व्हिच हैपेंस ड्यू टू सम पर्टिकुलर ड्रग, नॉट फॉर ऑल। तो ऐसा अगर होता है तो फिर इट शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड और उसका डोज को आपको डिजाइन करके मिनिमम से मिनिमम जितनी डोज बॉडी में जरूरत है उस हिसाब से देना चाहिए। एक्सेस डोज शुड बी अवॉइडेड फॉर दैट फॉर दोस आइडियोसिंक्रेटिक एजेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है सम जेनेटिक फैक्टर, जो कि पिछले फैक्टर्स में भी हम पिछले क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। जेनेटिक फैक्टर्स पे अपना कोई हाथ है नहीं, इट इज अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक बैलेंस ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कई बार देखा गया है कई पेशेंट्स में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जो कि उनके फोर फादर्स की जीन्स से उनको मिली है। तो फिर कई बार उन रिएक्शन देयर आर सर्टेन पर्सन जो कि जिनके जीन्स में के बाद आने के बाद एडिशन के बाद देखा गया है कि कुछ एंजाइम्स उनकी बॉडी में नहीं सीक्रेट होती है प्रॉपर्ली। तो फिर अगर कुछ एंजाइम हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म पार्ट, अगर एंजाइम सीक्रेशन थोड़ी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कम है, ये इट इज नॉट अ कॉमन थिंग। रेयर केसेस है तभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर नॉट वेरी कॉमन, दे आर रेयर बट इट हैपेंस। तो अगर ऐसा कुछ चीजें टेंडेंसीज
पाए जाते हैं। जब कब पाए जाएंगे? आफ्टर सर्टेन इंसिडेंसेस के ये पेशेंट को हमने मेडिकेशन दिया, उसकी बॉडी में प्रॉपर्ली इफेक्ट उसका आ नहीं रहा है, फिर उसकी छानबीन हुई तो बाद में ये पता चलता है कि देयर इज सम जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ऐसा कुछ अगर केस रिपोर्ट होती हैं तो फिर उस पर्टिकुलर डोज का, उस पर्टिकुलर ड्रग की डोज को प्रॉपर तरीके से मॉड्यूलेट करके या फिर सिमिलर कंपाउंड से उस ड्रग को चेंज करके फिर देखना चाहिए। तो जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वी कैनॉट इग्नोर। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर इज टॉलरेंस, जो कि सहनशील जब हो जाती है बॉडी और सहन कर लेती है बॉडी कई बार, दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज टॉलरेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार देखा जाता है। एंड टॉलरेंस के कई सारे मॉड्यूलेशंस है, लाइक आपका कोई सारी वेरिएशंस है रादर, दैट इज नेचुरल टॉलरेंस, क्रॉस टॉलरेंस, एक्यूअर्ड टॉलरेंस, आपका टैकीफाइलैक्सिस और ड्रग रेजिस्टेंस। तो व्हाट आर दीज थिंग्स? दिस इज अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। जब आपको बॉडी में कोई ड्रग को एडमिनिस्टर किया गया है और आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर ड्रग से, उस पर्टिकुलर जो मेडिसिन कंपाउंड से या मे बी अ कॉम्बिनेशन वन ऑल्सो, मे बी टू ऑल्सो, वन और टू, तो आपकी बॉडी किस हिसाब से उससे एडजस्ट हो गया, टॉलरेट कर लिया आपकी बॉडी, ठीक है। नेचुरल टॉलरेंस दैट इज एक्चुअली रेशियल टॉलरेंस, मतलब कुछ पर्टिकुलर ह्यूमन रेस के हिसाब से कई बार कुछ ड्रग मतलब कुछ पर्टिकुलर बॉडी टॉलरेंस लिमिट ले लेती हैं। तो कई सारे पेशेंट्स है, मतलब वर्ल्ड में कई सारे, जैसे इंडियन इज अ रेस और आपके ब्रिटिश इज अ रेस, तो कई बार ऐसा देखा गया है कुछ पर्टिकुलर ड्रग के प्रति हो सकते हैं ब्रिटिशर्स ज्यादा टॉलरेंट हो, ब्रिटिशर्स की बॉडी, और एक इंडियन की बॉडी नहीं टॉलरेंट, तो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल टॉलरेंस। तो नेचुरल टॉलरेंस की अगर इंडिकेशन मिलती है तो फिर इट अगेन वही पॉइंट आता है कि सेम प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन आपको लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस टॉलरेंस, दैट इज द टॉलरेंस ड्यू टू सर्टेन फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स। फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स सर्टेनली जब आप किसी पेशेंट को देते हो, पेशेंट की बॉडी किस हिसाब से ड्रग के प्रति रिएक्ट करता है, दैट इज एक्चुअली द क्रॉस टॉलरेंस। मतलब आपने कई ड्रग उनको दिए, उसमें से कुछ ड्रग बॉडी ने टॉलरेट कर लिया है। तो फार्माकोलॉजिकली अगर कोई ड्रग कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ने टॉलरेट कर लिया है किसी पर्टिकुलर पेशेंट की बॉडी ने, दैट इज पर्टिकुलर इज यूज फॉर दैट पर्टिकुलर टॉलरेंस। लाइक फॉर एग्जांपल, जो अल्कोहलिक्स हैं, जो पेशेंट्स अल्कोहल रेगुलर लेते हैं, दे आर क्वाइट टॉलरेंट टू सेडेटिव्स, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसिंग एजेंट्स हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो अल्कोहल रेगुलर लेते हैं उन पेशेंट को अगर आपको सेडेटिव देना है तो हो सकता है हमको थोड़ी हायर डोज की तरफ जाना पड़े। तो दैट्स व्हाई दैट मॉड्यूलेशन द डोज शुड बी डन। नेक्स्ट आपका आता है एक्यूअर्ड टॉलरेंस, व्हेन अ पर्टिकुलर ड्रग हैज बीन यूज्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, काफी समय तक बल्कि इयर्स तक एक ही ड्रग किसी बॉडी में दिया गया है और उसकी बॉडी ने टॉलरेंट को एक्यूअर कर लिया है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूअर्ड टॉलरेंस। दैट इज द यूज ऑफ अ ड्रग फॉर अ पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म पीरियड। तो फिर आपको फिर थोड़ी बहुत दिन उसको स्टॉप करके या उसके डोज में थोड़ी वेरिएशन करके या थोड़े सिमिलर कंपाउंड्स उसको रिप्लेस करके आपको देखना पड़ता है कि उसकी बॉडी से वो टॉलरेंस का जो लिमिट है वो थोड़ा सा जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट आपका आता है टैकीफाइलैक्सिस, when it is given in repeated quantity, मतलब एक ही पर्टिकुलर डोज और प्रोबेबली हाई डोज जब रिपीटेड क्वांटिटी में दिया गया है काफी समय तक, दैट इज देन द बॉडी इज एक्यूअर्ड अ टॉलरेंस, a form of acquired tolerance, but this particular tolerance is called as टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस अगर होती है तो फिर अपने को उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसका डोज कितनी है, उसकी रिपीटेड क्वांटिटी को कितने कम किया जाए या कैसे उसको मॉड्यूलेट किया जाए वो अपने को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है ड्रग रेजिस्टेंस, दैट इज टॉलरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हो सकता है कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति आपकी बॉडी ने टॉलरेट कर लिया तो फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स है वो आपकी बॉडी में वैसा रिएक्शन कई बार नहीं कर पाता है, तो फिर आपको फिर चेंज करके देखना पड़ेगा विच एंटी माइक्रोबियल और विच दिस टाइप ऑफ एंटी ड्रग विल एक्ट अकॉर्डिंगली व्हेन यू आर हैविंग अ माइक्रोबियल डिजीज। तो these are the factors जो कि affect करती है the dose of a drug. We started from age, then the sex, then the presence of different types of factors like environmental factors, body weight, body surface area, presence of certain diseases, like and then some disease condition, pathological states, psychological states,
then this drug interaction, drug interaction, drug food interaction, then the accumulation, tolerance. तो ये सारे फैक्टर हमें कभी भी ये नहीं बोल रहा हूं कि यही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, यही फैक्टर अपने को देखना पड़ेगा और सारे के सारे पेशेंट में ये सारे फैक्टर लागू होंगे, बिल्कुल भी नहीं. इट वेरीज एंड दैट्स व्हाई योर प्रिस्क्रिप्शन आल्सो वेरीज. सो दिस इज आवर पॉइंट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.